नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान को लेके। पाकिस्तान अभी एक बहुत ही किनारे पे खड़ा है अपने राजनीतिक हालात को देखते हुए। इस पे हम बात करेंगे, हो सकता है कि आधा घंटा लगे, मगर जो भी बातचीत होगी आप आने वाले लंबे समय तक, आने वाले कुछ वर्षों तक इसके परिणाम देखेंगे। आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तारीख है फरवरी 8, 2024, और रात के 12 बजे से पहले मैं इसे अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। तो बात करते हैं पाकिस्तान के राजनीतिक हालात को लेके, और हो सकता है यहाँ पे पाकिस्तान से भी कुछ लोग देखने के लिए आए। यहाँ पे हमें किसी का ना तो विरोध करना है और ना ही हमें किसी को कुछ गलत कहना है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप थोड़ा ध्यान से कमेंट करें। किसी भी देश के किसी भी हालत पे मेरा मानना है कि किसी तरीके का कोई मजाक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर एक देश की हालत कभी ना कभी ख़राब होती है, और यही एक प्रोसेस होता है जहाँ से हम अच्छा करना शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूँ किसी भी देश की, भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, किसी भी देश की अगर मैं बात करूँ, तो हम सभी के हालात कभी ना कभी ख़राब थे। अगर आप इतिहास उठा के देखें तो बात केवल पाकिस्तान की नहीं है, बात दुनिया के कितने ही देशों की है। चाइना के भी है, रसिया के भी है। हर किसी ने अपने अपने संघर्ष किया है, और तब जाके आज उनके वहाँ सिचुएशन अलग है। और मेरा मानना है कि संघर्ष ही एक ऐसा उपाय है जिससे कि आप आने वाले भविष्य को बना सकते हैं। तो बात करते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेके। इस पे हम एक बहुत लंबा टाइम पीरियड पे बात करेंगे। इसकी जो पुरानी सरकारें थी, इतिहास में जो कुछ भी हुआ, सभी चीज़ों को लेके हम बात करेंगे, और भविष्य में क्या हो सकता है इस पे भी हम बात करेंगे। तो बेसिकली शुरू करते हैं पाकिस्तान के जन्म से। जब पाकिस्तान को डिवाइड किया गया था, उस समय से पाकिस्तान में पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट बनाई गई थी। उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा वो चीज़ें बनाई गई थी, मगर धीरे धीरे हुआ ये कि वहाँ पे डेमोक्रेसी को प्रोस्पेरेट करने की जगह वहाँ पे लॉबिंग शुरू होने लगी। लॉबिंग कहने का मतलब है कि उस समय हमने काफ़ी एक अलाइनमेंट देखा। मैं यहाँ बात केवल पाकिस्तान की नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ भारत की भी। उस समय हमारी जो पॉलिसी थी, भारत की बात करूँ, हम सोवियत यूनियन के 5 ईयर पॉलिसी प्लान पे चल रहे थे, और हमारी जो इकोनॉमी थी, भारत की इकोनॉमी, ये एक सोशलिस्ट लेवल की इकोनॉमी थी। और बहुत हाई चांसेस थे, जो पॉलिटिकल थिंक टैंक वगैरह थे उस समय पे, उनके चांसेस थे कि भारत आगे चल के हो सकता है कि सोवियत यूनियन के रास्ते पे चलने लगे, या फिर उनका एक एलाई नेशन बन जाए। हालांकि हम न्यूट्रल थे, मगर न्यूट्रलिटी कितने समय तक हम टिका पाते वो अलग बात है। अब जब हम सोवियत यूनियन की साइड थे, तो इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है पाकिस्तान पे, क्योंकि हमारे आसपास अगर हम किसी को भी देखें, किसी भी देश को, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, वहाँ पे चीज़ों को पहले से अलग कर दिया गया था। अगर हम बात करें म्यांमार की, थाईलैंड की, तो उसे बहुत पहले से डिवाइड कर दिया गया था भारत के मेन लैंड से। मगर क्योंकि पाकिस्तान नया नया बना था भारत के साथ, तो जो वेस्टर्न पावर्स थी, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को समझा कि अगर भारत सोवियत यूनियन की साइड जा सकता है, तो हमें पाकिस्तान को अपनी साइड कर लेना चाहिए। और इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिला। उन्हें डिफेंस के रूप से फ़ायदे मिले, उन्हें पॉलिटिकल रूप से फ़ायदे मिले, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा साइन करने लगी थी इस सब चीज़ों से। मगर जो नुकसान उन्होंने उठाया वो ये कि डेमोक्रेसी उन्होंने लूज कर दी, क्योंकि वहाँ पे एक फेयर एंड न्यूट्रल इलेक्शन नाम की चीज़ें डगमगा गई थी उस समय, और इसके बाद वो चीज़ें कंटिन्यू होने लगी। वहाँ पे एक जो न्यूट्रल इंडिपेंडेंट सिस्टम बनना चाहिए था, कि भाई लोगों के हाथ में वोट की पावर दी जाए, लोग सोचे कि किसको पार्लियामेंट में बिठाना है, ये वहाँ के लोगों को हाथ में पावर देनी चाहिए थी, और दी गई थी शुरुआत से। मगर यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे पाकिस्तान का फैक्टर मैटर अमेरिका के साथ भी करता है, और दूसरा कि वहाँ पे जो धार्मिक रेडिकलाइजेशन था,
वो भी हमें देखना पड़ेगा कि धार्मिक रेडिकलाइजेशन को काफ़ी पुश किया गया था वहाँ पे। हालांकि शुरुआत में ऐसी चीज़ें नहीं थी। शुरुआत में ऐसी चीज़ें नहीं थी। जब भारत और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया था तब दोनों देशों में काफ़ी समानता थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। हमारे बीच में ट्रेनें चला करती थी और हमारे जो पेपर थे, न्यूज़पेपर, भारत के पेपर हर रोज़ पाकिस्तान में चला करते थे, जैसे कि कोई बंटवारा हुआ ही नहीं है। इस तरीके से वहाँ की सिचुएशन थी। दिल्ली से जो पेपर जाते थे वो वहाँ बिका करते थे, वहाँ पे जो लोग थे पढ़ा करते थे, क्योंकि भाई कोई डिवाइड था ही नहीं इन दो देशों के बीच में। मगर फिर एक दिन अचानक ही डिवाइड हो गया, जो कि मेरा मानना है कि पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते जो भी हुआ हो, उसे आप सही समझे गलत समझे, जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़। तो शुरुआत में पाकिस्तान एक तरीके से उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो इतनी डिवाइड एंड रूल वाली नहीं थी, मगर आगे चल के धीरे धीरे इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया गया और इसके चलते कुछ लोगों के जो हिट थे वो भी सिक्योर किए गए। यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भी अगर विकास के ऊपर पॉलिटिक्स को डाइवर्ट करके अगर रिलीजन पे फोकस करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ वो किसी भी देश के साथ होगा। तो पाकिस्तान में ये चीज़ हमने देखी कि भाई वहाँ पे पॉलिटिक्स को डेवलपमेंट से शिफ्ट किया गया रेडिकलाइजेशन पे, और दूसरा कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को काफ़ी एम्पावर किया गया। ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स थे। और एक जो लिबरलिज्म था पाकिस्तान में, लिबरलिज्म एक समय पे पाकिस्तान में काफ़ी लिबरलिज्म हुआ करता था, मगर फिर कुछ लोगों को समस्याएं हुई, उसे अच्छा नहीं माना गया। और फिर वही हुआ जो अफ़गानिस्तान में आपको देखने को मिला। जब अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन की सरकार हुआ करती थी, अगर आप इतिहास जानते हैं ये सब, एक समय था जब अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन की सरकारें हुआ करती थी। अफ़गानिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पाकिस्तान के इतिहास को बहुत बड़े लेवल पे शिफ्ट किया गया अमेरिका के द्वारा, क्योंकि इनका एक पड़ोसी एलाई अफ़गानिस्तान यूएसएसआर को ज्वाइन कर चुका था। अगर आप उस समय के सिचुएशन को देखेंगे, जब अफ़गानिस्तान में रसिया की सरकारें हुआ करती थी, उस समय अफ़गानिस्तान में काफ़ी लिबरलिज्म था, मॉडर्निटी थी। मगर जैसा कि हमेशा होता है, कुछ लोग धर्म की बात करते हैं और फिर जो पॉलिटिक्स होती है उस पॉलिटिक्स को वहाँ पे डाइवर्ट किया जाता है मेन मुद्दों से। और इसमें कहीं ना कहीं आम लोगों को भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी मैनिपुलेट किया जाता है कि भाई आप अपने कल्चर को बचाइए, आप अपने धर्म को बचाइए। इन सब चीज़ों में लोगों को काफ़ी मैनिपुलेट किया जाता है और इसलिए लोग डेवलपमेंट से पीछे हट जाते हैं और वो प्रेफर करते हैं धर्म की राजनीति को, रेडिकल राजनीति को। जबकि मेन इश्यू है कि भाई डेवलपमेंट अच्छा हो, इकोनॉमी बढ़िया हो, और उसका परिणाम हमें आगे चल के देखने को मिलता है पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी। अगर मैं बात करूँ रेडिकलाइजेशन की, तो रेडिकलाइजेशन बहुत हाई लेवल पे है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बाकी जो भी पूरी बेल्ट है, ये रेडिकलाइजेशन बहुत हाई लेवल पे है। इतना हाई लेवल पे है कि पाकिस्तान जो कि एशिया में है, एशिया में जो देश है वो अपनी कंपैरिजन मिडिल ईस्ट के साथ करता है और वो अपने आप को तुर्की से एसोसिएट करता है, जो कि एक बहुत ही अजीब चीज़ है कि एक ऐसा देश जो कि एशिया में सिचुएटेड है वो अपने आप को कंपेयर करता है मिडिल ईस्ट से और टर्की से। जबकि अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट देखें तो वहाँ से इनका कोई रिलेटेड नहीं है, मगर फिर भी अगर बात करें तो लोगों को इस हद तक रेडिकल किया गया है कि इनकी जो नोशन है, मेंटल वायरिंग है, ये उस लेवल की हो चुकी है कि अगर ये चाह के भी अगर पीछे आना चाहे, अपने ओरिजिनल शुरुआत को अगर देखना चाहे, तो हो सकता है कि ये ना देख पाए, क्योंकि इन्हें इस हद तक रेडिकल किया गया है जिसकी कोई हद नहीं है। और इसका परिणाम यह है कि पाकिस्तान को सफ़र करना पड़ता है पॉलिटिकल इश्यू पे, इकोनॉमिकल इश्यूज़ पे, और ओवरऑल जो एक सोसाइटी जो कि प्रॉस्पर करनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं होती। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें हमने और आपने सभी ने देखी कि भाई पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को क्रश किया गया। वहाँ पे डिक्टेटरशिप आपने मल्टीपल टाइम लागू होते हुए देखी। डिक्टेटरशिप वहाँ पे लागू हुई, लोगों ने काफ़ी विरोध भी किए और बहुत बार डेमोक्रेसी वापस लागू भी की गई। मगर प्रॉब्लम ये है ना कि डेमोक्रेसी में कुछ गिने चुने लोगों को बिठाया जाता है और जो लोग फेवर में नहीं होते
उन्हें निकाल दिया जाता है। आपके सामने विकल्प ऐसे रखे जाएंगे कि भाई आपके पास कोई विकल्प ही ना बचे, और फिर आपसे कहा जाएगा कि आप इन्हें वोट करिए। मगर फिर भी इस तरीके से भी वहाँ पे लोकतंत्र चलता रहा जब तक कि इमरान खान की सरकार वहाँ पे नहीं आई, जब तक कि उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं की। और उनका भी ऐसा नहीं कि उन्होंने तुरंत इन सब चीज़ों को अचीव कर लिया, उनका भी एक लंबा इतिहास है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा लंबा इतिहास है। उनके जो वेलफेयर स्कीम्स है, उनकी जो पब्लिसिटी है, उनकी जो मूवमेंट है, काफ़ी लंबे समय से आपको देखने को मिलेगी। तो किसी एक दिन की ये अचीवमेंट नहीं है, ये सालों पुरानी अचीवमेंट्स है। चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी और पॉलिटिकल डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा हो रहा था वहाँ पे। उनकी जो पूरी एक वेस्टर्न अलायंस वाली जो पॉलिसी थी उसे शिफ्ट किया गया और डाइवर्सिफाई किया गया रसिया और चाइना की तरफ, जो कि मेरा मानना है कि बैलेंस बनाने के लिए एक देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप किसी पे डिपेंड ना हो जाए। और हद से ज़्यादा मेरा मानना है कि इन सब चीज़ों में इंडल्ज होने से इमरान खान को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया, ये मेरा मानना है। अगर वो इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करते, अगर वो इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहते, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें इस बात का थोड़ा भ्रम हो गया हो कि भाई हमें यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता, हो सकता है कि ऐसा लगा हो उन्हें। मगर आखिर में आपने देखा कि भाई आखिर में आपने देखा कि इमरान खान को भी वहाँ से निकाल दिया गया। तो मेरा मानना था कि इमरान खान को पहले तो इन सब चीज़ों को फिक्स करना चाहिए था अपने ग्राउंड लेवल पे, और फिर आगे चल के बाकी सब चीज़ों पे हाथ पैर मारने चाहिए थे। क्योंकि आपने बाहर बहुत प्रयास किए अपने पॉलिटिक्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए, मगर आपने ये नहीं देखा कि आपके घर के अंदर चीज़ें कैसे चल रही है। अगर आपने अपने घर के अंदर चीज़ों को संभाल लिया होता तो मेरा मानना है कि चीज़ें इतनी गलत नहीं होती। और यहाँ पे एक परेशानी ये भी है कि इमरान खान चाह के भी इन सब चीज़ों को पता नहीं वो बदल पाते कि नहीं बदल पाते, वो अलग बात है। मगर मेरा मानना है कि उन्होंने ये सब जानते हुए अगर इतना रिस्क लिया तो मेरा मानना है कि थोड़ा सोच विचार करना चाहिए था। मगर अब जो भी है, इतिहास तो आपके सामने है कि भाई सरकार आई इनकी और चली गई, और सिर्फ चली नहीं गई, अब इन्हें जेल में डाल भी दिया गया है इन्हें जेल में। अब ये वापस बाहर आके इलेक्शन लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे वो तो नहीं पता। इनकी पार्टी पे, इनके कार्यकर्ताओं पे और इनके चुनाव लड़ने पे सभी तरीके के चीज़ों पे पाबंदियाँ लगा दी गई है, जो कि स्वाभाविक बात है कि होगी। क्योंकि अगर आप एक ट्रेड पोजेस करते हैं जो पहले से एस्टेब्लिशमेंट है, अगर आप उसे चैलेंज करते हैं तो वो भी आपको चैलेंज करेगी। और यहाँ पे ये सब चीज़ों को कैलकुलेट करना ज़रूरी था मेरा मानना है, जो कि एक चूक कह सकते हैं इमरान खान की, क्योंकि इन्होंने ये सब चीज़ें कैलकुलेट नहीं की और जिसका परिणाम अभी देखा जा सकता है। तो आने वाले समय में चुनाव के परिणाम जो भी हो, पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो गए उसमें कोई भी जीते, चांसेस तो है कि भाई पुरानी पार्टी ही जीतेगी पाकिस्तान में। मगर मेरा मानना है कि इस बार चीज़ें अलग है। पहले जो होता था, पहले जो डिक्टेटरशिप आती थी, पहले जो इलेक्शन हुआ करते थे, वो सब पहले की चीज़ें थी। और मेरा मानना है कि आज के समय में, यानी कि 21वीं सदी में, इन सब चीज़ों को ज़्यादा आप नहीं प्रेवलेंट कर सकते। ये चीज़ें एक समय चलती थी, चलती होगी, मगर मेरा मानना है कि आज के समय में ये सब चीज़ें ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा आपको कि हर किसी का अपना अपना संघर्ष रहता है, हर किसी को कभी ना कभी संघर्ष करना पड़ता है। अगर आज संघर्ष करेंगे तो कल हो सकता है कि आपके वहाँ प्रॉस्पेरिटी आपको मिल जाए। तो मेरा मानना है कि अगर पाकिस्तान में आज क्राइसिस भी आता है तो उसके पीछे की जो इंटेंशन है वो एक डेमोक्रेटिक इंटेंशन है। और मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी कभी ना कभी आएगी, न्यूट्रल डेमोक्रेसी, और लोगों को जिसे बिठाना होगा वो लोग उसे बिठाएंगे। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था, जर्मन जो फिलोसोफर थे कार्ल मार्क्स, कि भाई आप लोगों को ज़्यादा दिन तक नहीं दबा सकते, क्रांति आती है और क्रांति आएगी। कार्ल मार्क्स ये कहते थे। और मेरा मानना है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में आज नहीं तो कल रिवॉल्यूशन आएगा, क्योंकि ज़्यादा दिन तक इन सब चीज़ों को प्रेवलेंट नहीं किया जा सकता। हाँ, लोगों को सप्रेस किया जा सकता है, लोगों को कर्स किया जा सकता है, मगर अंत में ये चीज़ ज़्यादा नहीं चल पाएगी। तो मेरा मानना है कि आगे चल के हम देखेंगे कि पाकिस्तान में चेंजेस आएंगे। और इमरान खान जीते ना जीते वो अलग बात है। जैसा कि इमरान खान खुद कहते हैं, इमरान खान ने खुद कहा था कि भाई मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है, मेरे साथ कुछ भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इमरान खान भले आज हो सकता है जेल में हो,
मगर मेरा मानना है कि आज इमरान खान तो कल कोई और आएगा। मगर ये चीज़ें तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि एक हेल्थी डेमोक्रेसी वहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं हो जाती। तो ये है पाकिस्तान की एक ऐसी सिचुएशन जिस पे आने वाले समय में हम देखेंगे, आप मैं हम सभी लोग, कि पाकिस्तान किस दिशा में जाता है। और मेरा मानना है कि देखिए, जो भी इंटरनल इश्यूज़ है, मेरा मानना है कि लोग समझदार है, लोग जागरूक भी है। और मेरा मानना है कि जो 21वीं सदी में इन सब चीज़ों को, मेरा मानना है कि ज़्यादा दिन तक नहीं खींचा जा सकता। तो जल्दी ही कोई ना कोई रिवॉल्यूशन या बड़ा चेंज हमें देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं। पिछले कुछ सालों में देखे, जब से इमरान खान की सरकार गई है तब से हम देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। होगी, स्वाभाविक बात है कि होगी। आप कब तक किसी चीज़ को दबा के रख सकते हैं? इकोनॉमी और जो फाइनेंशियल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि आप उस पर ज़्यादा दिन तक पर्दा नहीं डाल सकते। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि पाकिस्तान किस दिशा में जाता है। मेरा मानना है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ, कुछ लोगों को समस्या उठानी पड़ेगी, मेहनत लगेगी, संघर्ष भी लगेगा, मगर ओवरऑल मेरा मानना है कि पाकिस्तान एक हेल्थी डेमोक्रेसी बन के बाहर आएगा। यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो ये कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश करने के लिए किसी ना किसी को आपको पिलर में बिठाना पड़ता है। अगर कोई पिलर में नहीं बैठेगा, अगर यहाँ पे मल्टीपल हेड्स हो जाएंगे, मल्टीपल हेड्स यानी कि भाई अगर अफगानिस्तान की तरह सिचुएशन हो जाएगी तो फिर अच्छी बात नहीं है ये। अमेरिका में अगर मैं बात करूँ, अब्राहम लिंकन है। अगर मैं बात करूँ जर्मनी की, तो वहाँ पे है बिस्मार्क। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे है सुभाष चंद्र बोस। तो हर एक देश में कहीं ना कहीं पिलर में कोई एक व्यक्ति होता है जो कि देश को स्टेबल करता है, देश को स्टेबली बनाता है। मगर यहाँ पे अगर मल्टीपल पॉलिटिकल इश्यूज खड़े हो जाते हैं तो फिर उस देश की बर्बादी होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं बात करूँ किसी भी देश की, बात करें सीरिया की, बात करें इराक की, बात करें अफगानिस्तान की, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ ये कि भाई एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, यहाँ पे मल्टीपल लोग लड़ रहे थे पावर के लिए। किसी ने कहा मुझे पावर चाहिए, किसी ने कहा मुझे पावर चाहिए। तो इसमें हुआ ये कि पूरा देश का दिवालिया निकल गया। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जो कि पूरे देश को एक कर सके, तो फिर वो देश बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। या तो वो सीरिया बन जाएगा, इराक बन जाएगा, अफगानिस्तान बन जाएगा, या तो फिर वो अलग अलग हिस्सों में टूट जाएगा। सीधी सी बात है। तो पाकिस्तान के लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आप डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना भी चाहते हैं तो आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति को चूज़ करना पड़ेगा जो कि पूरे देश को एक कर सके। वरना अगर मल्टीपल पार्टीज हो जाएगी, मल्टीपल आइडियोलॉजी हो जाएगी, लोग बटे रहेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि देश भी बटा रहेगा, पॉलिटिक्स भी बटी रहेगी, और ये किसी के हित पे नहीं है। सो एट द एंड, अगर वीडियो का एंड करना चाहे तो एंड में मैं यही कहूँगा कि देखिए, इमरान खान हो सकता है कि अच्छा लीडर हो वहाँ पे, क्योंकि मैं किसी को पर्सनली तो जानता नहीं हूँ, मगर मेरा मानना है कि आज नहीं तो कल हो सकता है कि दूसरा लीडर भी आपको अच्छा मिले। कुछ लोग कहेंगे कि भाई इमरान खान ही हमें चाहिए, तो वो भी अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरा मानना है कि किसी व्यक्ति का काम अगर देखे तो आपको पता चल जाता है कि भाई व्यक्ति काम करने वाला है कि केवल बातें करता है कि क्या पता। अगर हम देखें तो काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडसेट था इमरान खान का, और जो कि अच्छी बात है। अगर आप देखें इकोनॉमिकल पॉलिसी, अगर आप देखें टेक्सटाइल फील्ड काफ़ी डेवलप किया था उनकी सरकार के अंदर। बाकी सारी जितनी भी पॉलिसी थी, एग्रीकल्चर वगैरह, जो कि पोइट्री फार्मिंग को लेके जो भी उनके जो विचार थे, मेरा मानना है कि छोटे छोटे बिजनेसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी देश के लिए, आत्मनिर्भरता खड़ी करने के लिए, एक सोसाइटी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, जो कि एक अच्छी चीज़ है, इस पर फोकस होना चाहिए। और मेरा मानना है कि एक विजनरी लीडर होना ज़रूरी है किसी भी देश के पास। अगर उसके पास विज़न नहीं होगा तो स्वाभाविक बात है कि प्रॉब्लम होगी। तो ये था मेरा कुछ विचार। हो सकता है आपको अच्छे लगे हो, आपको ना भी लगे हो, कोई बात नहीं, मगर आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और नीचे कोई गाली गलौच ना करे भाई, जो भी जिस देश से हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने आईडी नीचे दिए हुए हैं, वहाँ पे आप जो भी बात करना चाहे कर सकते हैं। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।